हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। तो आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहें। तो हम इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो पिछली वीडियो में हम देखे थे अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर का किरण आरेख, और उसमें देखे थे कि एक वस्तु को कहाँ रखा गया और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इस चीज़ के बारे में हम देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं कि उस अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर का क्या उपयोग है, क्या यूज है। तो आइए, बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में होता है। तो आप इधर फिगर में भी देख सकते हैं कि सोलर कुकर में किस तरीके से कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और उसके बाद परावर्तन दूरबीन में, तो दूरबीन में भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है मोटर कार के हेडलाइट में, जब आप देखे होंगे किसी भी व्हीकल्स का या बड़ी गाड़ी हो, कार हो या फिर बड़ी बड़ी गाड़ी डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, कुछ भी हो, तो उस गाड़ी में देखे होंगे कि आगे वाला जो हेडलाइट होता है, तो वो लाइट को क्या करता है, अवतल दर्पण में जो होता है वह लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सामने की ओर क्या करता है, लाइट क्या करता है, फैला देता है। उसके बाद क्या है, सर्च लाइट में भी, आप स्ट्रीट लाइट का नाम सुनेंगे, रोड साइड में जो लगी होती है, तो उस लाइट में भी होता है। टॉर्च में भी आपका कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। हजामती दर्पण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब जाते हैं नाई के दुकान पर, तो वहाँ जो देखते हैं जो मिरर लगी होती है वो कॉनकेव मिरर होता है। तो जब आप अपनी दाढ़ी को देखते हैं, दाढ़ी मतलब दाढ़ी के जो बाल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जब आप मिरर में देखते हैं तो वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। जब वो बड़ा दिखाई देने का रीज़न है कि जब आप मुख्य फोकस और उसके ध्रुव के बीच में जाइएगा तो वो क्या होगा कि आपका जो इमेज जो बनने वाला है उस मिरर में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, वास्तविक रूप से। उसके बाद क्या है कि डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक, कान, मुंह या गला, जब मान लिया जाए कोई ऐसा बीमारी हो जहाँ तक कि हमारी नज़रें ना जा सके, जैसे दांत के अंदर सड़न हो या फिर कुछ बीमारी हो, सूजन हो, तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं कि कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर उस इमेज को थोड़ा बड़ा करके बड़ा दिखता है कॉनकेव मिरर में, तो जिससे क्या होता है कि हम उसे स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि कॉनकेव मिरर का यूज है, उपयोग है। इसमें होता है सोलर कुकर में, परावर्तन दूरबीन में होता है, तो मोटर कार में होता है, सर्च लाइट में होता है, टॉर्च में होता है, हजामती दर्पण में होता है। डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक, कान, मुंह, गंध तथा गला आदि में के देखने के लिए क्या होता है। ठीक है, तो ये सब है। तो अब आप ये समझ गए हैं, तो आप फिगर में भी देख सकते हैं इधर कि किस तरीके से उसका यूज किया गया है। ठीक है, तो आज हम अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इसमें कॉन्वेक्स मिरर में आज हम देखने वाले हैं किरण आरेख। तो कॉन्वेक्स मिरर में मतलब उत्तल दर्पण में जो ना कि वस्तु को कहाँ रखें जिसका प्रतिबिंब बने और उसका क्या स्थिति हो, क्या आकार हो, तो इनके बारे में भी देखेंगे। तो लिखते हैं उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख। तो किसका खींचने वाले, प्रतिबिंब का। ठीक है, किसी भी वस्तु के किरण आरेख। निम्नलिखित है, लिखते हैं निम्नलिखित है।
तो क्या है कि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख निम्नलिखित है। तो देखते हैं कि उसकी स्थिति के बारे में, वस्तु को कहाँ रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाए, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर हो, तो देखिए अनंत पर होगा तो उत्तल दर्पण के बारे में देख रहे हैं। देखिए उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण कहते हैं किसका, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो। क्या हो, उभरा हुआ। तो ये क्या हो गया, पोल। तो ये क्या अंदर वाला सतह क्या है, कलर्ड किया हुआ है, रंगा गया है। ठीक है, और इसका बाहरी सतह क्या है, वो परावर्तक सतह है। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो क्या है कि बस प्रकाश की किरणें जो है कहाँ से आ रही है, अनंत से। वस्तु अनंत पर है तो वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है। आने का मतलब हुआ कि वस्तु से टकरा करके आ रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं। ठीक है, और ये क्या है कि इस सतह से परावर्तित हो जा रही है। इस सतह से क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। ठीक है, जब हम इसे क्या करेंगे, पीछे की ओर मिलाएंगे तो क्या होगा, किसी एक पॉइंट से वो क्या हो रही है, आती हुई मालूम हो रही है। किसी एक पॉइंट से क्या हो रही है, आती हुई मालूम हो रही है। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर, या वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत है। ठीक है, वहाँ से क्या किरण आ रही है, और दर्पण से परावर्तन के बाद वह किरण किसी एक बिंदु से आती हुई मालूम हो रही है या प्रतीत हो रही है। तो ये क्या हो गया, उस वस्तु का इमेज हो गया। ठीक है, ये वस्तु का क्या हो गया, इमेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस। एफ पर। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक और सीधा। ठीक है, तो ये 3 स्थिति हुआ, तीनों स्थिति लिख दिए हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा। अनंत पर वस्तु हो सकती है बहुत बड़ी हो, लेकिन यहाँ क्या है, बहुत छोटा। ठीक है, क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो क्या होगा, इसी तरीके से आप यहाँ एफ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी भी दे सकते हैं। तो ये हो गया जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तब अनंत पर स्थित है। अब एक और केस है इसमें, ऐसे अगर आप बनाना चाहें तो 6 केस भी बन सकता है, लेकिन बाकी का केस जितना भी अगर आप बनाते हैं तो उसका इमेज जो बनने वाला होगा वो पी और एफ के बीच बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, यदि आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लेंगे, यदि आप वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो भी बनेगा, सी और एफ के बीच भी रखेंगे तो भी वही बनेगा, और एफ और पी के बीच भी रखेंगे तो भी सी के बीच बनने वाला, पी और एफ के बीच ही बनने वाला दर्पण के पीछे। ठीक है, तो हम इतना केस ना बना करके कोई एक केस ले लेते हैं कि अनंत और पी के बीच आप कहीं भी रख दें, अनंत और पी के बीच आप कहीं भी रख दें, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनने वाला होगा वो पी और एफ के बीच बनेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो,
तो आप अनंत और ध्रुव के बीच अगर रखते हैं वस्तु को, ये P हो गया, तो हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, बीच में कहीं भी रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगी, इससे किरणें निकलेगी और यह इस सतह से, सॉरी ये दर्पण तो क्लियर नहीं हुआ था, इसको क्या करना होगा, कलर्ड करना होगा, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो इस वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वह अपने ही माध्यम में क्या हो गई, लौट गई या परावर्तित हो गई। अब देखें कि यह रे जो है कहाँ से आती हुई मालूम हो रही है, F से। अब दूसरा रे जो है कहाँ से, C से गुजरती है। इससे एक और रे निकलती है जो C से आती हुई या गुजरती हुई मालूम हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इन दोनों रे का कटान बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला है, क्योंकि यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक रूप से बन रहा है। कैसा बन रहा है, काल्पनिक रूप से बन रहा है, और क्या, सीधा, और कैसा, सीधा बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका HO ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ये हो गया HI इमेज ऑफ हाइट, ठीक है। तो क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे, किधर, दर्पण के पीछे, लेकिन किसके बीच, P और F के बीच, P तथा F के बीच, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक और क्या, सीधा, काल्पनिक और सीधा, ठीक है। तो ये दो जो ना उत्तल दर्पण में किरण आरेख बनेगा, बनने का तो और भी केस हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं उत्तल दर्पण का क्या यूज है, ठीक है। उत्तल दर्पण का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो उत्तल दर्पण का जो यूज है, आप देखेंगे साइड मिरर, साइड मिरर में होता है, ठीक है। तो पीछे से आ रही व्हीकल्स या गाड़ी, उनको देखने के लिए, ठीक है, उनमें प्रयोग किया जाता है। आप दूसरा देखे होंगे कि जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है तो उसके सीढ़ियों को देखने के लिए, सीढ़ियों को देखने के लिए उसमें लगा होता है, ठीक है। और आप देखे होंगे कि स्टोर, दुकान, ये सब में कि विजिलेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विजिलेंस के रूप में उस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आप और भी देखेंगे सोडियम परावर्तक लैंप होता है, तो उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, लिखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। एक नंबर में लिखिए सोडियम परावर्तक लैंप में, सोडियम परावर्तक लैंप में, ठीक है। दूसरा साइड मिरर के रूप में, ठीक है।
साइड मिरर के रूप में। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं 2 मंजिल वाली गाड़ी के 2 मंजिल वाली गाड़ी के सीढ़ियों को देखने में क्या जाता है, देखने में क्या था कि बड़े बड़े विजिलेंस के रूप में, बड़े बड़े दुकानों में विजिलेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विजिलेंस, विजिलेंस एलियंस, विजिलेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि इनमें क्या है कि उपयोग किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि साइड मिरर तो आप लोग देखे होंगे व्हीकल्स में, गाड़ियों में क्या होता है साइड मिरर। ठीक है, और आप बड़ी गाड़ी में भी देखे होंगे, आप इधर फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं, तो आइए, अवतल दर्पण में जो है क्या पूछा जाता है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध कीजिए। तो अवतल दर्पण में आपको ये क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। तो अवतल दर्पण में f बराबर क्या आपको बताना है, r/2 होता है। ये आपको क्या करके बताना है, सिद्ध करना है कि ये होता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसको भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, और इस दर्पण का द्वारा क्या है, m डैश है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, देखिए एक बार, कोई वस्तु है, ठीक है, और उससे आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जा रही है, f से जा रही है, और दूसरी रे जो है वो c से जा रही है और उसी पथ पर पुनः लौट आ रही है। तो क्या है कि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा, ये कोण I जो है ये कोण r के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण I जो है कोण r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये C जो है इस सतह पर क्या होती है, लंबवत होती है, लंबवत पड़ती है, जिससे ये हो गया आपतित किरण, ये क्या परावर्तित किरण, और इस बिंदु पर जब अभिलंब डालते हैं तो ये क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, बराबर कर देती है, बराबर बराबर कोणों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। तो ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण के बराबर। अब क्या दूसरा केसेस यहाँ क्या होने वाला है कि यदि ये रे और ये क्या है, मुख्य अक्ष दोनों क्या एक दूसरे के समांतर है और ये क्या है, प्रतिच्छेदी तिर्यक रेखा है, एक दूसरे को कट कर रही है। तो कोण I जो है, कोण I जो है ये कोण I के बराबर हो जाएगा, ये कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोण I जो है इस कोण I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण I के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये कोण R जो I के बराबर और ये I इसके बराबर, ये कोण के बराबर है। तो यहाँ देखिए, ये कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये कोण R के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, CF क्या हो जाएगी, CF। ठीक है,
और ये आई के सामने वाली भुजा क्या, बी एफ हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सी एफ भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, जब बराबर कोण हो तो उसके सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो यदि ये बी पॉइंट पी पॉइंट के करीब आ जाए, कहाँ आ जाए, पी पॉइंट के करीब आ जाए, तो क्या होगा कि ये जो है बी एफ भुजा जो है एफ पी के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एफ पी के बराबर हो जाएगी। जब ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं पी सी। पी सी मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। आगे इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा एफ बराबर आर बाई टू। तो हम लिखते हैं पहले क्या क्या है इसमें। ठीक है, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है, एम एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, और जिसका द्वारक, मतलब ये द्वारक एम एम डैश ये क्या है, बहुत छोटा, जिसका द्वारक बहुत छोटा है। ठीक है, तो परावर्तन के नियमानुसार परावर्तन के नियमानुसार परावर्तन के नियमानुसार क्या, कि कोण आई जो है, कोण आई जो है, कोण आई क्या है, ए बी सी, ए बी सी बराबर कोण आर सी बी एफ, सी बी एफ। तो ये कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर हो गया। पुनः पुनः क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये दोनों कोण क्यों बराबर है, कोण आई बराबर कोण आई, तो ए बी समानांतर सी पी है, ए बी समानांतर, ये ए बी जो है सी पी के समानांतर है, और बी सी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, जहाँ कोण आई बराबर कोण आई एकांतर कोण है, तो ये भी समानांतर सीपी तथा बीसी एक तिर्यक रेखा है, जहाँ कोण आई बराबर कोण आई क्या है, एकांतर कोण है। तो ये और ये समांतर है, बीसी क्या है, एक तिर्यक रेखा हो गई, तो ये कोण आई बराबर कोण आई क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। इसको फर्स्ट अगर मानते हैं और इसको सेकेंड, तो एलएचएस साइड दोनों का क्या है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ, तो कोण आई बराबर कोण आर हो गया। और कोण आई बराबर आर हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, लिख देते हैं, कोण आई के सामने वाली भुजा है बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या, कोण आर के सामने वाली भुजा क्या है, सी एफ। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। शायद हमारे पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ बना करके लिख दे रहे हैं, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, जिससे
बी बिंदु पी के काफ़ी निकट है, तो जब बी बिंदु पी के काफ़ी निकट हो तो पी पर ही हो तो क्या हो जाएगा, ये एफ पी जो है, ये एफ पी जो है बी एफ के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ लिख देना है क्या, इसलिए बी एफ बराबर एफ पी, ठीक है, बी एफ बराबर एफ पी, ठीक है, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। तब तो लिखेंगे सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। सी पी बराबर, ये सी पी पूरा है क्या, सी पी क्या है यहाँ दिखा देते हैं। सी पी मेरा क्या है, ये मेरा है आर, क्या है, ये हो गया आर, और ये मेरा क्या है, छोटी एफ, ठीक है। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस एफ पी हो जाएगा। सी एफ क्या है, सी एफ जो है, सी एफ क्या है, सी एफ ये भुजा जो है इसके बराबर है, ये भुजा क्या है, इसके बराबर है। तो बराबर है तो क्या लिखेंगे, सी एफ के बदले एफ पी लिख सकते हैं। जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी एफ बराबर क्या है, एफ बी एफ है, सी एफ जो है बी एफ के बराबर है, और क्या और ये एफ पी भी जो है, एफ पी किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है। फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, आर एच एस साइड बराबर है तो एल एच एस साइड बराबर होगा। तो सी एफ बराबर क्या हो गया, एफ पी हो गया। तो हम यहाँ सी एफ के बदले लिख सकते हैं एफ पी, क्या लिखेंगे, एफ पी। तो सी पी बराबर क्या हो गया, टू एफ पी, या नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं एफ पी क्या है, मेरा एफ है, और ये भी मेरा क्या है, एफ है। तो सी पी क्या है, मेरा आर है, आर बराबर क्या हो गया, टू एफ हो गया, आर बराबर क्या हो गया, टू एफ हो गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं नीचे, इसलिए एफ बराबर, ये गुने में क्या है, दो है, इधर आ जाएगा भाग में, एफ बराबर आर बटे टू, प्रूव्ड हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। कम जगह होने के कारण हमको इस तरह से बनाना पड़ा। सो क्या था कि अवतल दर्पण में हमें प्रूफ करने दिया गया था कि एफ बराबर आर बाय टू प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या किए, मान लिए कि एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, क्या है, एक अवतल दर्पण है, और उस अवतल दर्पण का जो है द्वारक जो है, ठीक है, वो क्या है, बहुत छोटा है, मतलब छोटा है, अवतल दर्पण ही छोटा उसमें दिखा रहे हैं उसके लिए। तो ये क्या है कि ए बी किरण आ रही है दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से जा रही है, मतलब एफ से गुजर रही है, और दूसरा रे सी से जो जा रही है, सी से ए सी के पथ पर ही लौट आ रही है, ठीक है। तो जब ये जब ये सी से जो गुजरने वाली रे है, तो इस सतह पर जब पड़ती है वो कैसे पड़ती है, वो लंबवत पड़ती है। लंबवत जब पड़ती है तो ये आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण हो गई, जाने वाली किरण। तो क्या है कि ये रे जो है, अर्थात वक्रता केंद्र से जो जा रही है, ये एक तरह का विलंब का काम करती है। तो क्या हो गया, यहाँ कोण आई बराबर आर हो गया, आपतन कोण परावर्तन को कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उसके बाद क्या है कि परावर्तन के नियमानुसार कोण ए बी सी बराबर सी बी एफ, ए बी सी बराबर सी बी एफ, मतलब ये कोण आई आर के बराबर हो गया। इक्वेशन फर्स्ट, कोण ए बी सी बराबर बी सी एफ, ए बी सी बराबर बी सी एफ, मतलब ये कोण के बराबर। या लिखे ए बी समानांतर सी पी तथा बी सी एक तिर्यक रेखा है, जहाँ कोण आई बराबर कोण आई एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण हो गया। तो देखें कि एल एच एस साइड ये और ये समीकरण 1 और 2 का क्या बराबर है, तो इसका एल एच आर एच एस साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो क्या कर दिया, बराबर कर दिया, कोण आई बराबर आर हो गया, कोण आई ये जो कोण इस आर के बराबर हो गया, ठीक है। तब क्या हो गया, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो बराबर बी एफ बराबर क्या कर दिया, सी एफ। तो कोण आर के सामने वाली भुजा सी एफ है और आई के सामने वाली भुजा बी एफ है, बराबर हो गया, ठीक है।
तो चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है जिससे बी बिंदु पी के काफ़ी निकट है, इसलिए बी एफ बराबर एफ पी। तो द्वारक छोटा होने के कारण ये बिंदु कहाँ है, पी पॉइंट के करीब, मतलब ध्रुव के आसपास है, यहाँ है, इस तरीके से। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बी एफ जो है, ये भुजा जो है ये एफ पी के बराबर हो जाएगी। यहाँ लिखे हैं बी एफ, इसलिए बी एफ बराबर क्या हो गया, एफ पी हो गया। जब बी एफ जो है एफ पी के बराबर है, बी एफ जो है एफ पी के बराबर है, पहले वाले कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ क्या निकाले हैं कि बी एफ बराबर सी एफ। यहाँ जो देखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आया था, बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, सॉरी बी एफ बराबर, हाँ बी एफ बराबर सी एफ आया था, ठीक है। तो जब आर एच एस साइड बराबर है तो क्या होगा, जब आर एच एस साइड बराबर है तो एल एच एस साइड भी क्या होगा, एल एच एस साइड भी क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो क्या किए, तब क्या किए, सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। तो हम लिख सकते हैं सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी, तो लिख दिए, ठीक है। ये सी एफ जो है, ये सी एफ जो है किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है। सी एफ जो है किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है, इसलिए सी एफ के बदले क्या लिख दिए, एफ पी लिख दिए, और ये एफ पी था ही। तो एफ पी मेरा क्या है, ये एफ है। एफ पी लिखने का मकसद था कि ये मेरा क्या है, फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी है, इसलिए हम यहाँ एफ लिए हैं। ये भी एफ और ये भी एफ, 2f हो गया। तो एफ बराबर क्या हो गया, r/2 हो गया, क्या हो गया, एफ बराबर क्या हो गया, r/2। तो इसी तरीके से आप उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं। ये तो आप देखिए अवतल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस दर्पण से रिलेटेड होगा। तो पहले इसके पहले हम बताएंगे कि उसका चिन्ह परिपाटी, यदि वस्तु दर्पण की ओर हो या दर्पण के पीछे हो तो उस कंडीशन में वस्तु दूरी क्या होगा, उसका प्रतिबिंब जो बनने वाला प्रतिबिंब दूरी क्या होने वाला है, और उसके बाद जो है फोकस दूरी जो होगी वो क्या होने वाला है। यदि दर्पण की ओर वस्तु हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, दर्पण के पीछे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस तरीके से हम देखेंगे। और इस पर कई सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग बस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज थोड़ा सा हमारा तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में एनर्जेटिक के साथ मिलते हैं। तो और अगले वीडियो में आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं, तो उसमें आप लोग ज़रूर प्रेजेंट होइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।